पाकिस्तान में पेशेंट्स इस कॉन्सेप्ट के बारे में बड़े ही कंफ्यूज हैं कि क्या प्रोटीन यूरिया रिवर्स या कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं। मुझे अपने आप से बड़ी लड़ाई करके और रेजिस्टेंस करके इस वीडियो के थंबनेल का नाम रखना पड़ा कि क्या प्रोटीन यूरिया रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं। मॉडर्न दुनिया में हर पढ़े लिखे इंसान को पता है और बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि गुर्दे का असल मर्ज है ही प्रोटीन यूरिया, और अगर आप प्रोटीन यूरिया रिवर्स या कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका गुर्दा डैमेज होता जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ प्रोटीन यूरिया और प्रोटीन यूरिया आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इस प्रोटीन यूरिया को बेहतर करने से आपको क्या गुर्दे के बारे में और जिस्मानी फ़ायदे होते। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसका फ्रॉम एक्सपर्ट कौनसा क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए एक और ट्रैवल स्टूडियो से। मुझे काफ़ी परेशानी होती है और ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं था कि जिस पे इस एंगल से वीडियो बनाई जाती कि क्या प्रोटीन यूरिया रिवर्स हो सकता है कि नहीं, पर क्योंकि हमारे कल्चर में स्पेशली नॉन सर्टिफाइड जो हीलर्स हैं उन्होंने प्रोटीन यूरिया के बारे में इतनी कन्फ्यूजन फैलाई हुई है कि वो हर एक को बताते फिरते हैं कि प्रोटीन यूरिया कंट्रोल होता ही नहीं है, और क्योंकि हमारे पाकिस्तानी नेफ्रोलॉजिस्ट की कैपेसिटी भी लिमिटेड है और पेशेंट अच्छी तरह फॉलो नहीं करते, जिसके नतीजे में हमारे पेशेंट्स का प्रोटीन यूरिया बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं होता। वो क्यों नहीं होता उसकी डिटेल्ड रीज़न मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं फ्यूचर में भी करता रहूँगा। बहरहाल एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट, नोशन, थीम और माहौल बन गया हुआ है कि एक दफ़ा आपको प्रोटीन यूरिया आ जाए तो वो कंट्रोल नहीं हो सकता, वो रिवर्स नहीं हो सकता। आज मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रोटीन यूरिया रिवर्स और कंट्रोल हो सकता है, और इसको रिवर्स और कंट्रोल करना ही गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट है। अगर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपका प्रोटीन यूरिया नहीं कंट्रोल कर सकता तो उसने आपके लिए और कुछ भी नहीं कर सकना, आपके गुर्दे ने लगे जाना है। तो आपने आज की वीडियो से हर सूरत हर चीज़ सीख के अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिमांड करनी है कि मेरा कितना प्रोटीन यूरिया है, ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा, और इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, रिवर्स करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करना है। सबसे पहले चलते हैं कि प्रोटीन यूरिया पेशाब में होता है कि नहीं और कितना होता है। गुर्दे के अंदर जो फिल्टर होता है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं। पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में मैं इसकी डिटेल बता चुका हूँ, मैं हर चीज़ की डिटेल में आज नहीं जाऊँगा, हम मोटे मोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन के जो दो हिस्से होते हैं उनमें पहला हिस्सा होता है हेड की शक्ल में जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, दूसरा हिस्सा होता है ट्यूब्यूल्स। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं नेफ्रॉन। जब गुर्दा खून को साफ़ करता है, फिल्टर करता है, तो बेतहाशा प्रोटीन ग्लोमेरुलस में से गुजर के ट्यूब्यूल्स में से गुजरता है। ये जो फ्लूइड ग्लोमेरुलस में से फिल्टर होकर ट्यूब्यूल्स में से गुजरता है इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, और इसमें से बाकी सारी काम की चीज़ें रीअब्जॉर्ब जब ट्यूब्यूल्स कर लेती हैं और वापस ब्लड में भेज देती हैं तो पीछे जो बच जाता है उसको कहते हैं पेशाब या यूरिन। अब ट्यूब्यूल्स का काम होता है कि जितना प्रोटीन ग्लोमेरुलस से गुजर के गया है, छोटा मोटा हो बड़ा हो, ट्यूब्यूल्स ने उसको रीअब्जॉर्ब करना होता है, और आपके पेशाब में बिल्कुल मामूली मिकदार में प्रोटीन बच जाता है। इसलिए जो यूरिन एनालिसिस होता है उस पे प्रोटीन नेगेटिव आता है, लेकिन जब आप 24 आवर यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो या यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो कराते हैं तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रोटीन होता है और वो होना चाहिए। अगर वो भी आपका ज़ीरो मिले तो इसका मतलब है कि आपका टेस्ट सही हुआ ही नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जो नॉर्मल प्रोटीन यूरिया है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ प्रोटीन आपके पेशाब में आना ही आना है, वो कितना होता है। उसको क्वांटिफाई करने के, मेजर करने के तीन मेन तरीके हैं। पहला है 24 आवर यूरिन प्रोटीन, दूसरा है यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो, तीसरा है यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो।
जब आप 24 आवर यूरिन प्रोटीन करते हैं या 24 आवर यूरिन एल्ब्यूमिन करते हैं तो उसमें यूरिन प्रोटीन 200 मिलीग्राम से कम होना चाहिए और यूरिन एल्ब्यूमिन 30 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। जब आप यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिन रेशो चेक करते हैं तो आपकी रेशो 200 मिलीग्राम पर ग्राम से कम होनी चाहिए और इसी तरह जब आप यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिन रेशो चेक करते हैं तो इसकी रेशो 30 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। इससे रिलेटेड यानी कि प्रोटीन यूरिया के यूनिट से रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर मैं उसको टैग भी कर दूंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रोटीन यूरिया होता क्यों है, यानी कि एबनॉर्मल प्रोटीन यूरिया। जब आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, आपको झाग आनी शुरू हो जाती है पेशाब में। उसके दो सोर्सेज हैं। पहला है ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया। ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया रेयर है, उसके कॉजेज़ इतने क्लियर नहीं हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता और ना ही वो गुर्दे को बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है। जो मेन प्रोटीन यूरिया है जो कि गुर्दे का डैमेज बताता है और जो खुद आगे गुर्दे को डैमेज करता है वो होता है ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया। और बाकी की वीडियो में हम जितना भी डिस्कस करने वाले हैं वो सारा वो प्रोटीन है पेशाब में जो कि ग्लोमेरुलस के डैमेज की वजह से आ रहा है। ग्लोमेरुलस के डैमेज को हम दो बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला सबसे कॉमन और जो सबसे ज़्यादा नंबर गुर्दे के मरीज़ प्रोड्यूस करता है वो है हमारी डायबिटीज़ और ये तकरीबन हर 100 में से 40 से 45% लोग होते हैं जिनको CKD होती है और उसकी वजह होती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ बेसिकली ज़्यादातर ग्लोमेरुलर डिजीज़ है और इसमें आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन आना शुरू हो जाता है और जब ये प्रोटीन आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका गुर्दा, आपके गुर्दे के अंदर का फ़िल्टर, उसका जो ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है और हमने इसको कंट्रोल करना है। अब जब आपको कंफर्म हो जाए, आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बता दे कि मोस्ट लाइकली आपका जो प्रोटीन यूरिया है या किडनी डिजीज़ है डायबिटीज़ की वजह से है, तो फिर वो आपको कहते हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करें। अब मरीज़ वहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं होती कि डायबिटीज़ कंट्रोल क्या होती है। डायबिटीज़ कंट्रोल को आप अगेन दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो ये कि आप अच्छी तरह दवाई इस्तेमाल करके अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें, अपने हीमोग्लोबिन A1C को 7 से नीचे करके रखें। ये है हमारी अभी तक की यूजुअल अप्रोच। उसके बाद जो एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है और मैं मरीज़ों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ वो है अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स ही कर देना, यानी कि अपनी डायबिटीज़ को हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ख़त्म कर देना। इतना टाइट कंट्रोल के आपको किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े और उसके लिए बेतहाशा मैकेनिज़म्स हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ। अब डायबिटीज़ कंट्रोल के साथ मरीज़ ये भूल जाते हैं या डॉक्टर भी शायद इतना एम्फेसाइज नहीं करते कि आपने अपनी डायबिटीज़ के कंट्रोल के साथ अपने ब्लड प्रेशर को बहुत ज़रूरी कंट्रोल करना है। जब डायबिटीज़ वाला गुर्दे का मर्ज़ होता है और उसके ऊपर आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है तो ये समझ लें कि फ्यूल ऑन फायर वाली बात हो जाती है। हाली जो ब्लड प्रेशर है वो भी गुर्दे को डैमेजिंग है, उसकी पावर अगर हम 1 रखें, जो हाली डायबिटीज़ है वो भी गुर्दे के लिए डैमेजिंग है, उसकी भी पावर अगर हम 1 रखें तो ये 1 और 1 मिल के 2 नहीं बनते, ये 11 बन जाते हैं और 1100 टाइम्स आपके गुर्दे को स्पीड से डैमेज करते हैं। वैसे अगर डायबिटीज़ वाले का या ब्लड प्रेशर वाले का अकेले गुर्दा 5 या 10 साल में ख़राब होना है तो ये दोनों मिल के आपके गुर्दे को 1 आधे या 2 साल में ही ले जा सकते हैं, मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकते हैं। फिर तीसरा लाइफस्टाइल जो मैं आगे जाके भी डिस्कस करूँगा, लेकिन लाइफस्टाइल ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को कंट्रोल करके, इवन दो आप दवाइयों से कंट्रोल करें, इन एडिशन टू डैट आपने अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना होता है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो पीछे वही चल रहा होता है जिसको हमारे डॉक्टर कहते हैं कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, क्योंकि आपने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं किया और पीछे से मसला इन्फ्लेमेशन डिजीज़ तो वही चल रही है और इसी को हम कहते हैं कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। तो आपने डायबिटीज़ को जब कंट्रोल करना होता है अपने प्रोटीन यूरिया को बेहतर करने के लिए, डायबिटीज़ को भी बेहतर करना है, ब्लड प्रेशर को भी बेहतर करना है और लाइफस्टाइल को भी हेल्दी बनाना है।
फिर आ जाती हैं बाकी सारी ग्लोमेरुलर डिजीज़। वो किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, वो किसी दवाई की वजह से भी हो सकती है, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि हमारे मोटे मोटे नाम FSGS, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, IgA नेफ्रोपैथी, लूपस नेफ्राइटिस, C3 नेफ्रोपैथी और इस तरह की बेतहाशा जैसे कि C1q नेफ्रोपैथी, फिब्रिलरी नेफ्रोपैथी, उसकी एक लंबी लिस्ट है, उसमें दर्जनों बल्कि सैकड़ों बीमारियां हैं। इन बीमारियों की भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बीमारी कितनी सीवियर है और बायोप्सी पे क्या क्या चीज़ें नज़र आई हैं। नेक्स्ट आता है कि बेशक आपका ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया डायबिटीज़ की वजह से हो या किसी दूसरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से हो, इन दोनों केसेस में जो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती है वो आपने करनी ही करनी है। उसमें आते हैं हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स। अब हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी हैं जैसे कि फिनरिनोन, और एक नई दवाई जो कि इस साल ऐड हो गई है लिस्ट में प्रोटीनूरिया या गुर्दे के मर्ज के बारे में, वो है ओजेम्पिक। तो आपने अपने डॉक्टर के सुपरविजन में इनमें से 1, 2, 3 या चारों दवाइयों पर लाजमी होना है अगर आपको किसी भी वजह से प्रोटीनूरिया है, बेशक वो डायबिटीज़ की वजह से है या वो दूसरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से है। और ये दवाइयाँ स्ट्रिक्टली आपने अपने डॉक्टर के सुपरविजन में और डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करनी है। इसके बाद आ जाता है लाइफस्टाइल। आपको प्रोटीनूरिया ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से है, डायबिटीज़ की वजह से है, ब्लड प्रेशर से किडनी डैमेज की वजह से है, बाज़ औक़ात स्मोकिंग की वजह से भी प्रोटीनूरिया हो सकता है, डैमेज की वजह से, और ओबेसिटी या मोटापे की वजह से। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जब मैं डिस्कस करूँगा आपके गुर्दे के मर्ज़ का डायग्नोसिस क्या है। तो प्रोटीनूरिया किसी भी ओरिजिन का हो, आपने इन बेसिक दवाइयों के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल पे ज़रूर जाना है। और हेल्दी लाइफस्टाइल वही आपकी रेगुलर वर्जिश, आपकी 6-7 घंटे नींद, आपका हेल्दी खाना जिसकी हम आगे एक लंबी वीडियोस की लिस्ट बना रहे हैं। उसके बाद अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपने वो बंद करनी है। आप अगर मोटे हैं, आपका वज़न आइडियल बॉडी वेट से ज़्यादा है स्टैंडर्ड से, तो आपने वज़न को कम करना है। अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपनी सोशल हेल्थ, पर्पस ऑफ लाइफ और पॉजिटिव माइंडसेट को सेट करके रखना है। ये भी प्रोटीनूरिया को रिवर्स करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है और ये ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट का एक मस्ट पार्ट है। नेक्स्ट सवाल बनता है कि आपका प्रोटीनूरिया कितना कंट्रोल होना चाहिए। जो आइडियल सिचुएशन है, और अगर हम वक्त पर बीमारी को पकड़ लें तो प्रोटीनूरिया के रिवर्स या मैनेज करने का मतलब है कि आपने इसको नॉर्मल रेंज में लेके आना है। यानी कि अगर आप 24 आवर यूरिन प्रोटीन करा रहे हैं तो वो 200 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। अगर आप यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिन रेशो करा रहे हैं तो उसमें 200 मिलीग्राम से कम आना चाहिए। और अगर आप एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिन रेशो करा रहे हैं तो वो 30 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। हर बीमारी में ये मुकम्मल तौर पर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपका प्रोटीनूरिया 500 मिलीग्राम से ज़्यादा रहता है तो वो आप समझें कि खतरे की घंटी है। इसको हर सूरत, हर तरह का ट्रिक करके आपने 500 से नीचे लेके आना है और आइडियल तौर पर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में लेके आना होता है। आखिरी सेक्शन में क्या चीज़ें आपने प्रोटीनूरिया में नहीं करनी। पहली बात तो नॉन कंप्लायंस के अपने मर्ज़ के बारे में इग्नोर करना, या मुकम्मल दवाई ना खाना, या लाइफस्टाइल को ना लेके चलना। लेकिन जो एक बड़ा ही कॉमन इशू है पाकिस्तान में वो ये है कि पता नहीं क्यों लोगों ने कॉन्सेप्ट फैला दिया हुआ है कि शायद मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई मैनेजमेंट नहीं है और इसका इलाज है हकीम और होम्योपैथी के पास। अब मेरी समझ से बाहर है कि हकीम साहब और होम्योपैथिक साहब के पास इनका इलाज कहाँ से है, जिनको ना गुर्दे की एनाटॉमी पता है, ना उनको गुर्दे के अंदर की चीज़ों का पता है। तो मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका प्रोटीनूरिया नेफ्रोलॉजिस्ट से कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप इसके बारे में खुद पढ़ें, ऑनलाइन कोई और नेफ्रोलॉजिस्ट ढूंढें,
इंटरनेशनल लेवल पे आपको नेफ्रोलॉजिस्ट मिल जाएंगे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, और उनसे गाइडेंस लें कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या वजह हो सकती है कि आपका प्रोटीन यूरिया कंट्रोल नहीं हो रहा। और इस बात से मुकम्मल अवॉइड करें कि आप सबसे पहले हकीम साहब के पास चले जाएं, फिर होम्योपैथिक के पास चले जाएं, फिर जब ठीक ठाक डैमेज हो चुका हो, क्योंकि डैमेज इस तरह का इरिवर्सिबल भी हो सकता है जिसके बाद दवाइयाँ काम नहीं करती, और फिर आप जब सारा डैमेज करा के डॉक्टर साहब के पास जाएं तो वहाँ आपका प्रोटीन यूरिया कंट्रोल ना हो रहा हो और आप फिर ब्लेम सारा मेडिसिन पे डाल दें जी कि ये तो देखें मेडिकल में प्रोटीन यूरिया का इलाज ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर हम पीछे से सारी रिसर्च करनी शुरू करेंगे तो इस गलत कॉन्सेप्ट के पीछे भी हकीम साहब और होम्योपैथिक साहब ही निकलेंगे, क्योंकि मरीज़ को वो डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट तक पहुंचने ही तब देते हैं जब उस पेशेंट का प्रोटीन यूरिया इरिवर्सिबल हो चुका होता है। तो ये स्टेप आपने मुकम्मल तौर पे अवॉइड करना है। जिगर और गुर्दे के मामले में आपने हकीम साहब और होम्योपैथिक साहब से दवाई नहीं खानी। ये बड़े सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, इनकी एनाटमी, फिजियोलॉजी, इनका काम करने का तरीका, इनकी बीमारियां बड़ी पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड हैं, और आपने इनको बड़ा बचा के हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट के साथ लेके चलना है। एपिसोड को कंक्लूड करते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ कि प्रोटीन यूरिया मैनेजेबल है, रिवर्सिबल है। इसका स्टार्ट होता है यहाँ से कि आपको वजह पता होनी चाहिए कि आपके पेशाब में प्रोटीन की वजह क्या है। उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए, और अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हों, आप हेल्दी लाइफस्टाइल और दवाइयों को साथ लेके चलें, तो आपका प्रोटीन यूरिया आइडियली मुकम्मल तौर पर रिवर्स होके नॉर्मल रेंज में आ जाना चाहिए। हाँ, कुछ बीमारियाँ और बीमारियों की कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे इसको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उन सिचुएशन में भी आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, मुनासिब अद्वियात के साथ इसको मैक्सिमम हद तक कम कर सकते हैं, और यही गुर्दे के मर्ज़ के इलाज का मकसद है। अगर आपका प्रोटीन यूरिया कंट्रोल नहीं होगा तो आपके ना सिर्फ गुर्दे डैमेज होंगे, बल्कि पेशाब में प्रोटीन का आना एक कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी है, जिससे आपके दिल, दिमाग और बाकी सारी जिस्म के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी इन्फ्लेमेशन की वजह से डैमेज होता रहता है। तो आपने हर सूरत अपने प्रोटीन यूरिया को समझ के उसको रिवर्स या मैनेज करने की पूरी कोशिश करनी है। मुझे आपके कमेंट्स, आपकी ओपिनियन और आपके एक्सपीरियंस का इंतज़ार रहेगा। आपने कमेंट में ज़रूर शेयर करना है आपका अभी तक अपने प्रोटीन यूरिया से क्या एक्सपीरियंस है। क्या आपको भी ये कॉन्सेप्ट था या किसी ने आपको बता दिया हुआ है कि प्रोटीन यूरिया कंट्रोल नहीं हो सकता? तो आज के बाद इस कॉन्सेप्ट को अरेज कर दें और एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करें, अपने प्रोटीन यूरिया को मैनेज करें, अपने गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की रफ्तार को कम करें। मुझे आपके ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।